जी मैं यही कहने वाली थी अभी। यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी मैसेज कर रहे हैं, फिर ये तो कितना। आपकी आधी क्लास पहुंची हुई है ग्रुप में, अब ये तो आपका कोई काम नहीं है ना, इसका मतलब मैं ग्रुप पे वो बंदी लगाऊं कि मैं वहां पे अटेंडेंस एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी। क्योंकि बच्चों इस तरह से कंफ्यूजन होती है, जो लोग वहां यहाँ पे हैं वहां पे भी हैं, और जो वहां पे सिर्फ वहां पे हम कई दफा वो लोग रह जाते हैं, और जो आप हैं आपके ही दो दो दफा लग जाती है। तो इसीलिए प्लीज अगर आप यहाँ पे हो तो आपको क्या टेंशन है, मैं यहीं पे आपकी अटेंडेंस लगा दूंगी। और सारी क्लास की ही लाइट आपकी ऑफ होती है। मैम पता नहीं हुआ कभी वीक में एक आधा दिन, ये इनकी तो मुझे नहीं डेली। लगता अब लाइट इतनी ऑफ होती है। अच्छा बच्चों, हम लोग कन्फर्मिटी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग यूनिकनेस के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर हम बाजूकात कन्फर्मिटी को शो नहीं कर रहे होते तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि हमारे अंदर, हम सब के अंदर एक टेंडेंसी है कि हम चाह रहे होते हैं कि हम दूसरों से अलग लगें। तो इस वजह से भी हम बाजूकात कन्फर्मिटी को अवॉइड करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद, एक मिनट, एक तो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने एक डिफरेंस पढ़ा था मैन और वुमेन के दरमियान कंफर्मिटी का, जिस पे हम लोगों ने उस दिन आप लोगों को काम भी दिया हुआ था और आप लोग पढ़ के भी आए थे कि डिफरेंट सिचुएशन पे या डिफरेंट कल्चर्स के अकॉर्डिंग ही होता है। हम ये नहीं कह सकते कि जेंडर डिफरेंसेस वाकई एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कल्चर्स के अकॉर्डिंग, आपकी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और आपकी इवन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम कभी भी सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं वहां पे कभी भी जेंडर डिफरेंसेस को एग्जैक्टली एब्सोल्युटली बयान करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और उसके बाद ये कहा गया था कि जो मेजोरिटी है वो हमेशा ही माइनॉरिटीज पे किसी ना किसी तरह से इफेक्ट कर रही होती है, उनसे रिलेटेड काफी बताया हुआ था जो कि आप लोगों ने पढ़ा ही था। उसके बाद फिर बच्चों कंप्लायंस से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्लायंस हम जो करते हैं तो उसके 6 बेसिक प्रिंसिपल्स दिए थे, जिनकी वजह से हम एक्चुअली कंप्लायंस को फॉलो करना स्टार्ट होते हैं। अब ये भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ भी सकता है, कोई 3-4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वो 6 बेसिक प्रिंसिपल्स बताएं जो कि कंप्लायंस के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, आपने बस ये इतने ही लिखने हैं। हाँ, इनसे रिलेटेड आप अगर कोई नहीं चाह रहे हो कि आप कोई अलग से एग्जाम्पल दे रहे हो तो आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। गरीब, अब समझ आ रही है? जी मैम। दोबारा मुझसे कोई ये ना कहे कि उसको समझ नहीं आई किसी क्वेश्चन की। नहीं मैम। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमने ऊपर जितने भी 6 प्रिंसिपल पढ़े थे, बेसिक प्रिंसिपल्स, उन प्रिंसिपल्स को नेक्स्ट उन्होंने थोड़ा डिटेल में बताया, डिफरेंट टैक्टिक्स के लिहाज से बताया हुआ है, डिफरेंट और चीज़ों के लिहाज से बताया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे आपके सामने नजर आ रहा है फ्रेंडशिप के लिहाज से बताया, तो फ्रेंडशिप के लिहाज से अगर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मिल रही तो आप अगर इसी के साथ अपनी स्लाइड्स भी खोल लेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि इसकी 3 रीजंस थी, जिसमें सेल्फ प्रमोशन थी, और उसके बाद हमारा इंसिडेंटल सिमिलैरिटी थी, उसके बाद स्कीमा से रिलेटेड चीजें थी जिसकी वजह से हम एक्चुअली लाइकिंग को या हमारी फ्रेंडशिप जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही होती। उसके बाद कुछ टेक्टिक्स थे जो कि बेस्ड कर रहे थे कमिटमेंट से, जिसमें हम लोगों ने फुट इन द डोर और लो वॉल टेक्निक पढ़ी थी, याद हो अगर बच्चों आपको। मैम जी जी। मैम आपने जो 6 बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं वो जरा दोबारा से बता दें। 6 बेसिक प्रिंसिपल्स, अच्छा चले मैं बता जी देती हूँ। मैम। अच्छा बच्चों, ये 6 बेसिक प्रिंसिपल है जिनमें फर्स्ट वन है फ्रेंडशिप और लाइकिंग, कि हम कंप्लायंस, एक्चुअली इस वजह से सबसे पहले तो हम कंप्लायंस इसी वजह से दूसरों की फौरन बात मान लेते हैं क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि या तो हमारी उससे दुआ सलाम हो जाए, दोस्ती हो जाए, या कि वो लोग हमें पसंद करें। और कई दफा कंप्लायंस बाज़ोकात ये नेगेटिव वे में भी चला जाता है कि हम उनकी बहुत सी ऐसी बातें भी मान लेते हैं जो कि टोटली हमारे लिए बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि बेनिफिशियल होती नहीं, उसमें हमारा ही नुकसान होता है। या अगर हमारा नुकसान नहीं होता तो हमारा फायदा भी नहीं होता, लेकिन वो हमारे करने से या हमारी एफर्ट से बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके बाद है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है कि बच्चों हम किसी एक्शन के साथ, किसी पर्सन के साथ, किसी स्टेटस के साथ जब कमिटेड हो जाएंगे या हमारे अंदर कंसिस्टेंसी आएगी तो उस कंसिस्टेंसी को या उस कमिटमेंट को करने के लिए, उस लॉयलिटी को एक्चुअली शो करवाने के लिए भी हम कंप्लायंस को बहुत ज्यादा अपने ऊपर लागू कर लेते हैं।
उसके बाद है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी को अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि हम लोग उन चीज़ों को वैल्यू कर दे रहे होते हैं, या हम चीज़ों को या जो चीज़ें हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं, वो इंसान हो, चीज़ें हो या कुछ भी हो, हम कहीं ना कहीं हमेशा उनकी सिक्योरिटी के लिए उनकी सिक्योरिटी चाह रहे होते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपने वहां पे भी कंप्लायंस शो कर रहे होते हैं कि आप अपने अथॉरिटीज की बातों को मान रहे हैं, आप अपने बॉस की बात को मान रहे हैं। और वो मान क्यों रहे होते हैं, क्योंकि आप उस जॉब की सिक्योरिटी के लिए कर रहे होते हैं। और जॉब की सिक्योरिटी किससे लिंक करी है, आपकी फैमिली से लिंक कर रही है, आपके एग्जिस्टेंस से लिंक कर रही है, आपके बहुत सी विशेष से लिंक कर रही है। ठीक है बच्चों, बच्चों समझ आ रही है? यस मैम। उसके बाद अब बच्चों जी रेसिप्रोसिटी। मैम। रेसिप्रोसिटी यानी कि रेसिप्रोकल। हम बाज़-औक़ात कंप्लायंस इस वजह से भी मुख्तलिफ लोगों के साथ कर देते हैं कि कहीं ना कहीं जब हमें कभी उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया होता था, तो हम उस बदले को या उस एहसान को फटाफट उतारने के लिए भी हम उस पर्सन को ना नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी बहुत से मौक़ों पे कंप्लायंस हो रही होती है। और बाज़-औक़ात कंप्लायंस जो है वो नेगेटिव वे में भी हो जाती है। जैसे आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि बहुत से लोग हैं, वो जब इलेक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं तो वो डिफरेंट जो उनके वोटर्स हैं वो उन पे बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा रहे होते हैं। और वो बाद में जब वो किसी एक पोजीशन पे बन जाते हैं कुछ, या किसी पोजीशन पे चले जाते हैं, किसी स्टेटस पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे फिर उनकी कोशिश होती है उन पुराने ताल्लुकात की वजह से कि वो हमारी कोई ना कोई बात माने। तो ये होती है रेसिप्रोसिटी। ठीक है बच्चों। उसके बाद है सोशल वैलिडेशन। सोशल वैलिडेशन में ये होता है कि हमारी कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमें लग रहा होता है कि हमारी इस तरह के एक्शंस या हमारे थिंकिंग स्टाइल्स या हमारा ये बिहेवियर जो है वो हमारी सोसाइटी की नॉर्म से रिलेट कर रहा है। तो हमें सोसाइटी की नॉर्म्स को एक्चुअली वैलिडेट नहीं करना, बल्कि उसको बना के रखना है और उसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, ताकि वो जो नॉर्म है वो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो, फेमस हो, हमारे लिए अच्छी हो, और हम वो चीज़ें दूसरों को शो करें। जैसे आप अपनी फैमिली की बहुत सी नॉर्म्स को मानते हैं, अपने घर वालों की बहुत सी नॉर्म्स को मानते हैं क्योंकि आपको वो अच्छी लग रही होती है, या अगर अच्छी नहीं भी लग रही लेकिन आपको पता है कि उसकी वैलिडेशन होनी है, और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो उसकी कोई ना कोई सजा मिले। तो वहां पे फिर हम सोशल वैलिडेशन की वजह से भी कंप्लायंस को अपने ऊपर बहुत ज्यादा लागू कर रहे होते हैं। उसके बाद है बच्चों अथॉरिटी, मतलब सबसे एंड पे है के बाद अथॉरिटी। अगर आपके ऊपर कोई ना कोई अथॉरिटी है तो ऑब्वियसली आपको उनकी हर बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे माननी पड़ती। क्लियर हो गया बच्चों? अगर अब देखा जाए कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट को, तो उससे रिलेटेड दो टेक्निक्स पढ़ी थी हमने, फुट इन द डॉट टेक्निक और लो बॉल टेक्निक, जो कि ज्यादातर कहा जाता है कि ये टेक्निक्स हमारे जो शॉपिंग से रिलेटेड या हमारे एमबीए की फील्ड है जिसमें मार्केटिंग से रिलेटेड है, वहां पे लोग इन चीजों को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, इन दो टेक्निक्स को। और इन दो टेक्निक्स के बारे में आपको अच्छी तरह से पता भी था। इसमें हम कंप्लाइंस कर रहे होते हैं कि हम एक स्मॉल रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी पर्सनैलिटी से, किसी भी पर्सन से, और उस स्मॉल रिक्वेस्ट से आहिस्ता आहिस्ता हम बड़ी रिक्वेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इतनी एग्जांपल्स सब देखी थी कि आपने कोई एक शर्ट खरीदी है एक दिन और आपको बाद में पता चला है कि आप नेक्स्ट डे जा रहे हैं दोबारा, वो आपको लग रहा है कि अब ये नेक्स्ट डे भी उतने की ही होगी, वहां पे फौरन आपको कहा जाता है कि जी अब तो टैक्स इंक्लूड हो गया और इसकी प्राइस जो है वो इतने % बढ़ गई। इसी तरह लो बॉल टेक्निक है बच्चों। लो बॉल टेक्निक में एक्चुअली होता है कि हम इस पर्सन को मतलब कोई बात या कुछ चीज, मतलब हम एक ऐसे पर्सन से कोई ऐसी डील दे रहे होते हैं उसे, तो जो उसके लिए पहले कम अट्रैक्टिव होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसके लिए हम इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे बाजू का था, आप अगर कोई चीज आपको बहुत पसंद है अब आप नहीं लेना चाह रही, मैंने उस दिन बोला था कि एक हमारे चैनल आता है जिस चैनल में वो बहुत ज्यादा यही बता रहे होते हैं बार बार कि अगर आप फलां चीज इस डेट तक खरीदेंगे तो इसके साथ साथ आपको पता है आपको ये चीजें भी मिलेंगी, अब आपको ये चीजें भी मिलेंगी। उन चीजों में क्या होता है कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। इसी तरह रेसिप्रोसिटी के लिहाज से कुछ टेक्निक्स होती हैं कि जिसमें होती है डोर इन दी फेस और दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। डोर इन दी फेस में क्या होता है बच्चों? डोर इन दी फेस में होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे एक रिक्वेस्ट की है, एकदम से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कर दी है,
जैसे अगर कोई आपसे एकदम से 10,000 मांग ले और अब आप उसे ना दे सकते हो, आप कहें कि ये तो इतनी बड़ी अमाउंट है, ये नहीं मैं दे सकती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, अपनी अमाउंट को छोटे की तरफ लेके आ जाएगा। वो आप सोच सकते हैं फिर 50 रुपये मांगे या 500 रुपये मांगे, क्या आप चलें उसकी वो चीज़ तो पूरी करेंगे। फिर इस तरह है डेट्स नॉट ऑल टेक्निक। डेट्स नॉट ऑल टेक्निक में हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हम लोग एडिशनल बेनिफिट्स दे देते हैं लोगों को इस चीज़ के साथ। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग बहुत से पिज़्ज़ा खरीदते हैं या बहुत सी पिज़्ज़ा किस तरह की डील्स होती हैं, तो वहाँ पे डेट्स नॉट ऑल टेक्निक बहुत अच्छे से वर्क कर रही होती है। फिर अब कुछ टैक्टिक्स जो थे जो स्कैर्सिटी से हैं, वो उसमें प्लेइंग हार्ड टू गेट टेक्निक है, और उसके बाद डेडलाइन टेक्निक है। डेडलाइन टेक्निक में क्या होता है, बॉस की तरफ से या किसी अथॉरिटी की तरफ से दी जाएगी ना वो, कि बॉस ने पहले अगर आपको जॉब दी है या आपको रखा है तो ऑब्वियसली उसका एक एहसान है, या आप अपनी चीज को या अपने किसी वो अपनी उस चीज को अपनी सिक्योर करने के लिए बॉस की सारी बातें मान रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे हम डेडलाइन टेक्निक को अप्रोच कर रहे होते हैं, या हार्ड टू गेट टेक्निक को अप्रोच कर रहे होते हैं। अब हार्ड टू गेट में क्या होता है कि हम सजेस्ट कर रहे होते हैं एक पर्सन को कि इस चीज को छोड़ना या इस चीज को ऑब्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब कहीं ना कहीं हम उसका मोटिवेशन लेवल जो है या इमोशनली उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो हमारी बात मान ले फौरन। बच्चों ये सब कुछ कंप्लायंस से रिलेटेड था। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप कंप्लायंस के 6 डिफरेंट रूल्स बताएं या डिफरेंट प्रिंसिपल्स बताएं, तो आप सिर्फ उन प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे। उन प्रिंसिपल्स के अंदर जो भी टेक्निक्स यूज हो रही हैं आप उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, यानी कि जो भी अभी टैक्टिक्स हम लोगों ने पढ़े थे। अब उन टैक्टिक्स के लिहाज से हो सकता है मैं आपको अलग से क्वेश्चन दूं, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चंस की समझ आ गई कि वो इस तरह से आ सकता है। एमएससी जी मैम। यस मैम आ गई है। यस मैम आ गई है। पहले सोए कहाँ पे होते हैं आप सब लोग? उसके बाद मैम आप ही लेक्चर में। उसके बाद बच्चों लास्ट वन है हमारा ओबीडियंस से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम लोगों ने रिसेंटली ही पढ़ा है। ओबीडियंस से रिलेटेड सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है कि हम लोग क्यों कर रहे होते हैं सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस। इस वजह से कि हमारे कुछ रिलेशनल स्टेटस होते हैं लोगों के साथ, हमारे कुछ आप ये कह रहे हैं कि ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि उन ताल्लुकात की वजह से हम अपनी उन चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाह रहे होते। अब सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस की बेसिकली 2 रीजंस होती हैं। अब आपके सामने यहाँ पे जो रीजंस नजर आ रही हैं, जहाँ पे आपको कर्सर भी नजर आ रहा होगा, अभी इसकी फर्स्ट रीजन यहाँ पे बताई हुई है उन्होंने, जिसमें हमारा रिलेशनल स्टेटस होता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद सेकंड रीजन यहाँ पे, अब सेकंड रीजन में है कि क्योंकि हमारे गोल्स या लोगों के साथ रिलेट होते हैं, तो इस वजह से भी हम उन चीजों को पे सबसे ज्यादा फोकस कर होते हैं। बस इसके ये 2 ही रीजन हैं। अब ये 2 रीजन आपको बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है? मैम एक बार फिर बता दें। चलिए मैं दोबारा बता देती हूँ। सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस से रिलेटेड अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल मतलब हमारी जो दूसरों की साइकोलॉजिकल प्रेजेंस होती है, जो हमारे मेंटल रिप्रेजेंटेशंस बन जाती हैं, तो वो हमारे बिहेवियर को और हमारे थॉट्स को किस किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसके पीछे सिर्फ मैं उसके 2 रीजन या 2 मैकेनिज्म पूछूंगी। तो यहाँ से जहाँ पे अब आपको कर्सर नजर आ रहा है बच्चों, यहाँ से लेके एक फर्स्ट वन रीजन उन्होंने यही बताई हुई है, थर्ड लाइन में फर्स्ट लिखा हुआ भी है साथ, ये रीजन है जिसमें हमारा रिलेशनल स्टेटस है, और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में उसकी सेकंड रीजन है। ठीक है, क्लियर हो गया? जी मैम हो गया। ये वाले बच्चों ओबीडियंस लेबोरेटरी, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ उन्होंने मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट बताया था, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि उसने एक्सपेरिमेंट किया था 3 लोगों को, 3 उसमें मतलब एक लर्नर था, एक उसने टीचर असाइन किया था, और एक एज ए एक्सपेरिमेंटर वो खुद था, जिसमें उसने इलेक्ट्रिक शॉक को यूज किया था। और बेसिकली वो क्या देखना चाह रहा था, वो ये देखना चाह रहा था कि क्या हम लोगों की ओबीडियंस में या अथॉरिटीज की तरफ से अगर कोई ऐसा टारगेट हमें दिया जा रहा है जो कि हमें लग रहा है कि वो टारगेट हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, या हमारे लिए वो टारगेट जो है वो किसी ना किसी तरह से हार्मफुल है, या हम वो टारगेट से किसी ऐसे पर्सन को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसको हम जानते भी नहीं है, तो क्या हम फिर भी उसकी बात मानेंगे? तो वहां पे फिर उसने उस रीजंस के लिहाज से दिया था, जिसको उसने डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस का नाम दिया। डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस एक्चुअली वो ओबीडियंस होती है कि जिस ओबीडियंस की वजह से सोसाइटी के, आप ये कह लें कि स्ट्रेंजर या इनोसेंट्स जो लोग होते हैं,
उनको कोई नुकसान पहुंच रहा। अब ये अकर क्यों क्यों हो सकती है, इससे रिलेटेड 4 रीजंस हैं जो यहाँ पे उन्होंने हर पैराग्राफ में 1 बाय 1 बताई हैं। अब ये आपके सामने यहाँ पे कर्सर है, ये उसकी फर्स्ट रीजन है। ठीक है बच्चों, जी मैम। और इसी पैराग्राफ के बाद ये सारी रीजंस मैंने आपको डिटेल में बताई हुई थी। अगर आपको यहाँ से कुछ ना समझ आए तो दोबारा एक दफा इसको पढ़ के आएंगे तब समझ लीजिए। सेकंड रीजन है सेकंड पैराग्राफ में। ठीक है बच्चों, फिर है थर्ड रीजन, थर्ड पैराग्राफ में जहाँ पे कर्सर है। उसके बाद फाइनली है ये हमारी फोर्थ वन रीजन। ठीक है, जी मैम। ये 4 रीजंस है। बाद में आपके सामने अब आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी, जिस पिक्चर में उसने उन्हीं 4 रीजंस को एक्चुअली एक समरी की तरह समराइज कर दी। यहाँ पे पहला ये कभी इन अथॉरिटी अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें लग रहा होता है कि स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अथॉरिटीज की हर बात को माने। इसी तरह उनके स्टेटस और पावर की वजह से लोग उनकी बातों को मानते हैं। और फिर ये है कि वो कमांड्स कुछ ऐसी होती हैं, मतलब ग्रेजुअल होती हैं कि वो एकदम से आपको बाजू का इतना बड़ा टारगेट नहीं देते कि आप किसी को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा दें। बाजू का वो टारगेट इतने छोटे होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप उन छोटे छोटे टारगेट से ग्रेजुअली एक बहुत ज्यादा हाई लेवल टारगेट पे चले जाते हैं। जैसा हम लोगों ने मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि उसने पहले क्या कहा था कि जब आप कोई कोई भी जो लर्नर है वो जब फर्स्ट मिस्टेक करेगा तो आप उसे एक शॉक देंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे जो कि 5 वोल्ट्स का होगा। जैसे ही वो सेकंड मिस्टेक करेगा तो आप आहिस्ता 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 ग्रेजुअली जैसे जैसे मिस्टेक्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ही आपके इलेक्ट्रिक शॉक की जो वोल्टेज है या इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इसी तरह ये रीजंस भी होती है कि हम बाजू का बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाकर लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसी तरह बाद में है कि कुछ इवेंट्स होते हैं वो इतना ज्यादा फास्टली मूव कर देते हैं कि लोग उनमें पता ही नहीं चलता लोगों को कब उन इवेंट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हो सकता है आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त हों और अगर वो किसी गलत कामों में पड़े हों तो उनका आप पे इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि आप उनसे बच ही नहीं पा रहे, तो आप आहिस्ता 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 इतनी तेजी से उन चीजों के अंदर चले गए हैं कि वो चीजें ही अब आपको अपनी तरफ खींच रही हैं। ठीक है बच्चों, अब ये रीजंस थी कि व्हाई डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस अकर। ठीक है बच्चों, जी मैम। एमएससी ये क्वेश्चन इस तरह से होगा कि गिव सम रीजंस व्हाई डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस अकर। ठीक है, जी मैम। अब उसके बाद जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस रेजिस्टिंग इट्स इफेक्ट्स, कि हम किस किस तरह से डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस को रेजिस्ट कर सकते हैं। तो इसकी भी 4 रीजंस है जो हमने कल ही पढ़ी, जिसमें फर्स्ट वन आपको इसी पैराग्राफ में नजर आ रही है कि अगर हम फर्स्ट लिखा हुआ भी उसके साथ कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी अथॉरिटीज को ये एहसास दिलाना होता है कि जो कर रहे हैं या वो हमसे करवा रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबल वो खुद हैं, हम नहीं। ये मतलब रिसर्चेज ने जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस पे उनसे ये कहीं ना कहीं नोट निकाला है। सेकंड रीजन है कि क्लियर इंडिकेशन दे दी जाए, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्लियर इंडिकेशन दे दें अपने ऑनर्स को या अपने अथॉरिटीज को कि हम इस हद तक उनकी बात मान सकते हैं या उनको ओबे करने की हमारी एक लिमिट है। उस लिमिट से बढ़कर अगर कोई ऐसी चीज है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए या उनके लिए खतरनाक है या सोसाइटी के लिए खतरनाक है तो वो बहुत बात हम उनकी नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों थर्ड रीजन है इजियर है कि अगर हमें लग रहा है कि अगर हमसे कोई ऐसा काम कहा जा रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये काम उन लोगों के अगेंस्ट है या हमारे उनके अगेंस्ट आ रहा है जो कि हमारे आप कह सकते हैं लोगों को इससे नुकसान पहुंच रहा है, तो आप उसके बारे में थोड़ी सी सर्च करें कि क्या आपके ओनर्स या अथॉरिटी फिगर ने आपको जो काम दिया है करने को वो उससे उसको कोई पर्सनल ग्रज तो नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि अगर आर्मी चीफ है वो किसी आर्मी मैन को या किसी भी सोल्जर को ये हुक्म दे रहा है कि आप फलां बंदे को जाके कत्ल कर दें, उसको इस तरह से नुकसान पहुंचाएं, तो ऑब्वियसली अगर उसको नुकसान पहुंचाना उसके पर्सनली होगा तो वहां पे आप कह सकते हैं आप उसे ना कर सकते हैं, क्योंकि वो आप वहां पे जाके ओबे करना आपका काम नहीं है। लेकिन अगर आपको ये बताया जा रहा है कि जी हम इस वजह से आपने उसको नुकसान पहुंचाना है या कुछ कहना है क्योंकि उसे लगता है कि वो पर्सन जो है वो कंट्री के लिए किसी ना किसी हवाले से हार्मफुल है, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा आपने सर्च करनी होती है। फाइनली और सिंपल वन उन्होंने ये बताया था कि हम अपने जो
सबऑर्डिनेट्स हैं, जब भी वो किसी जगह पे काम करने जा रहे हैं, स्पेशली जो पुलिसमैन होते हैं या पुलिस फोर्सेज हैं या हमारी आर्म फोर्सेज हैं या डिफरेंट और हैं, तो वहाँ पे हमें हर जगह उन्हें थोड़ा सा साइको एजुकेट या ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपके सबऑर्डिनेट्स के को मानना या उनको ओबे करना भी आपकी एक लिमिट है। उस लिमिट से बढ़कर अगर आपको लगता है कि ये आपकी ह्यूमैनिटी के लिए या किसी ना किसी हवाले से आपके लिए उस खतरनाक हो सकता है, तो आप उस चीज को ना माने। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? एमएससी जी मैम। जी ये मैम। चैप्टर बच्चों अब आपका हो गया है एंड। होप सो इसमें से आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। पढ़िएगा, और क्वेश्चंस भी अब मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं, आंसर भी बता दिया कि आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है मैम। मैम एक तो अटेंडेंस ले लेंगे, लास्ट मिनट है, हमारी क्लास नेक्स्ट स्टार्ट होने लगी। और मैम प्लीज आप इन स्टूडेंट्स को कहिए कि व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज ना करें अटेंडेंस का। जी जी मैं कह दूंगी, और मैंने अटेंडेंस ले ली है, मैं क्लास जी एंड मैम। कर दूंगी बच्चों। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। और मैम याद से ना इनकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए। जी 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 अरे मैम रिकॉर्डिंग हाँ जी बच्चों, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, आप परेशान ना हो। लेकिन मुझसे कन्वर्ट नहीं हो रही, मेरे पास थोड़ा, मैं ना थोड़ी सी बिजी हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला आपको दे दूंगी। जी मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।